हेलो बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो कि क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है, यानी अम्ल, क्षारक और लवण। तो उसी में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, यानी जब हम एसिड या बेस को वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है। इसी प्रोसेस को, जो हम एसिड या बेस को वाटर में मिलाते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, इनकी जो मिक्सिंग हो रही है इसे हम डाइल्यूशन बोलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि एसिड क्या बनाता है, H पॉजिटिव आयंस बनाता है, और बेस क्या बनाता है, OH नेगेटिव आयन बनाता है। तो जब हम इसका डाइल्यूशन करते हैं एसिड या बेस का, तो उस वजह से क्या होता है, जो इनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो डिक्रीज़ हो जाती है, कम हो जाती है पर यूनिट वॉल्यूम। और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन। अगर हिंदी में बात करें तो तनुकरण मतलब जब जल में अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है, तो जो आयंस की सांद्रता होती है उसमें प्रति इकाई आयतन में उसमें कमी आ जाती है, और इसी प्रक्रिया को तनुकरण कहते हैं। अच्छा, अब हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूशन जब हम करेंगे तो हम बोलेंगे कि ये एसिड या बेस इसका ये डाइल्यूटेड हो गया है, यानी अम्ल या क्षारक क्या हो गया है, तनुकृत हो गया है। देखिए, जब हमने एसिड लेते हैं HCl, ठीक है, इसको हमने पानी में मिलाया तो ये अपने आयंस में टूट जाएगा, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब मैंने बताया कि H पॉजिटिव आयन स्टेबल नहीं आयन है, और इसी वजह से ये H पॉजिटिव इस वाटर के साथ, जो पानी है उससे ये रिएक्ट करता है और ये बनाता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। तो आपको या तो जब आप ये लिखेंगे, ये इक्वेशन लिखेंगे, या तो आप ये लिख लीजिए या आप H3O पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल रहता है, इसीलिए ये हाइड्रोनियम आयन स्टेबल होता है और हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल होता है, करेक्ट। इसीलिए हमें जो हाइड्रोजन आयन है वो हाइड्रोनियम आयन के रूप में हमें एक्वस सॉल्यूशन में दिखेगा। ऐसे ही अगर हम बेस की बात करें तो NaOH को हमने पानी में मिलाया और हमें मिला Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो कभी भी जब भी हम पानी में मिलाएंगे तो हमें एसिड और बेस अपने अपने आयंस में वो टूट जाएंगे। अच्छा, जब हम किसी एसिड या बेस को पानी में डिज़ोल्व करते हैं, ठीक है, यानी हम उसका डाइल्यूशन करते हैं, उसका तनुकरण करते हैं, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब जिसमें बहुत सारी हीट निकले, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। हिंदी में कहें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है ये, यानी हीट निकलती है। तो इसीलिए जब भी आप अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट करें, तो जब भी आप इनकी मिक्सिंग करेंगे तो धीरे धीरे आपको सोल्यूशन को आप स्टर भी करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, ताकि हीट डिसिपेट हो, ठीक है, हीट उसमें से निकला और एकदम से कोई इनकी मिक्सिंग से कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ना हो, करेक्ट। अब एक चीज़ और, हम जनरली अगर मैं कहूँ कि इसका डाइल्यूशन करो, तो हम जनरली क्या करते हैं, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है उसमें हम धीरे धीरे पानी डालते हैं ताकि हम उसको डाइल्यूट कर सकें, उसका तनुकरण कर सकें। लेकिन एसिड के केस में आपको ऐसा नहीं करना है। जब भी आप एसिड का डाइल्यूशन करेंगे तो जिस बीकर में वाटर है या जिस टेस्ट ट्यूब में वाटर है उसमें आप धीरे धीरे करके एसिड डालते हैं, करेक्ट। और कांस्टेंट स्टिरिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्योंकि इनका रिएक्शन इतना एक्सोथर्मिक होता है कि जो सोल्यूशन है उसमें से इतनी हीट निकलेगी, सोल्यूशन स्प्लैश आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और आप उससे जल सकते हैं, करेक्ट। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स, जिनको हम हिंदी में बोलते हैं सूचक। ये क्या होते हैं, ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपना कलर या अपना ओडर चेंज करते हैं जब उनको हम एसिड या बेस में डालते हैं, उनकी प्रेजेंस में, ताकि वो पर्टिकुलर हमें बता सकें कि जिस चीज़ में उनको डाला गया है या उसकी वो एसिड है कि बेस है वो।
इसका नाम ही बता रहा है इंडिकेट, यानी किसी चीज़ की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है, सूचक। हिंदी में भी क्या है, हमें किसी चीज़ की सूचना दे रहा है। अगर हिंदी में बात करूँ तो ऐसे पदार्थ जिनका कि रंग या गंध अम्लीय या और क्षारक माध्यम में भिन्न हो जाती है, ठीक है। एसिड के साथ वो अलग कलर और ऑर्डर देंगे और बेस के साथ वो अलग देंगे, ठीक है। यानी अम्ल और क्षारक में उनका कलर यानी रंग और गंध क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है, जिससे कि हम पहचान सक रहे हैं कि ये पर्टिकुलर जो हमें सोल्यूशन मिला है वो एसिडिक है या बेसिक है। ये 4 टाइप के हो सकते हैं, इनको हम कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। नेचुरल जो कि प्राकृतिक हैं, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया लिटमस। लिटमस जो है वो लाइचेन प्लांट से हमको मिलता है, करेक्ट। एक इसके अलावा आपका रेड कैबेजेस हैं, टर्मरिक जूस हैं, ये भी क्या है कि एसिडिक सोल्यूशन में इनका कलर अलग है और बेसिक सोल्यूशन में इनका कलर अलग होता है, करेक्ट। जैसे अगर मैं लिटमस की बात करूँ तो आपको ये पूछा सकता है कि एक नेचुरल इंडिकेटर का नाम दीजिए और वो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन में उसका कलर क्या डिफरेंस करता है। तो आप उसमें लिखेंगे कि लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है और एसिडिक मीडियम में ये रेड हो जाता है और बेसिक मीडियम में ये ब्लू हो जाता है। अब है सिंथेटिक। सिंथेटिक जिनको हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, या इंडस्ट्री में प्रिपेयर करते हैं। जैसे इसमें आ गया आपका फिनोफ्थलीन, ठीक है। फिनोफ्थलीन जो होते हैं, फिनोफ्थलीन हो गया। फिनोफ्थलीन क्या करता है कि एसिडिक सोल्यूशन में ये कलरलेस रहता है, लेकिन जैसे जैसे सोल्यूशन में आप बेस डालते रहेंगे और जिस मोमेंट पे वो बेस में टर्न होगा सोल्यूशन, ठीक है, तो वो अपना कलर चेंज कर देगा और सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पिंक हो जाता है। तो इसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जब आप अपनी लैब्स में एक्सपेरिमेंट करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन का, तो आप देखेंगे कि आप फिनोफ्थलीन यूज़ करते हैं। अगर वो ना दूसरा एक इंडिकेटर होता है सिंथेटिक, होता है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक सोल्यूशन में रेड होता है और बेसिक सोल्यूशन में येलो होता है। तो नेचुरल का हम एक एग्जाम्पल याद कर लेते हैं, लिटमस, और सिंथेटिक का 2 याद कर लेते हैं, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। आपको ये भी याद रखना है कि ये किस सोल्यूशन में कौन सा कलर देगा, ठीक है। एसिड में क्या देगा, बेस में और बेसिक सोल्यूशन में क्या देगा, या अल्कली सोल्यूशन में क्या देगा। फिनोफ्थलीन मैंने बताया एसिडिक में यानी क्षारक माध्यम में क्या कैसा है, कलरलेस है, उसका कोई कलर नहीं होगा। और अगर अल्कली सोल्यूशन होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा तो पिंक होगा। ऐसे ही मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक इंडिकेटर है और एसिडिक सोल्यूशन में ये रेड होगा और बेसिक सोल्यूशन में येलो। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो एसिडिक सोल्यूशन यानी क्षारक माध्यम में ये रेड होगा और बेसिक सोल्यूशन जो लिटमस है, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं, एसिडिक सोल्यूशन यानी अम्लीय माध्यम में ये रेड होगा और बेसिक सोल्यूशन में यानी क्षारक माध्यम में ये ब्लू होगा, ठीक है। इसके बाद है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं, गंधीय सूचक, यानी ऐसी चीज़ें, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में उनकी गंध अलग अलग होती है। जैसे कि एक है वैनिला, ठीक है, वैनिला एक्सट्रैक्ट हो गया, और अनियन यानी प्याज। ये दोनों ही चीज़ें अगर आप कोई बेसिक सोल्यूशन, बेसिक पेपर को इनमें अगर आप रखेंगे तो यानी बेसिक मीडियम में क्या होता है ना कि ये अपना कलर खो देते हैं, अपना गंध खो देते हैं, कोई गंध नहीं आती है। लेकिन अगर एसिडिक आपका पेपर है तो उसमें ये अपनी जो गंध है उसको, यानी अपनी जो स्मेल है, जो उनकी ऑर्डर है, वो मेंटेन रखते हैं। फिर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर बेसिकली हमें बताते हैं कि किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस। ये क्या होते हैं ना, ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर होता है। ये बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंट्स में हम इसको यूज़ करते हैं। और ये अलग अलग हाइड्रोजन आयन की जब कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग होती है तो उसमें अलग अलग ये कलर्स हमें शो करते हैं, करेक्ट।
अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस। किसी भी एसिड और बेस की स्ट्रेंथ, ठीक है, उसकी हम जो ताकत है उसको हम कैसे बताते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो एसिड्स होते हैं वो कौन सा आयन बना रहे हैं, H पॉजिटिव कह लीजिए या ये हाइड्रोनियम आयन बोल लीजिए, हाइड्रोजन आयन बोल लीजिए या हाइड्रोनियम आयन बोल लीजिए। बेसिकली हम यहाँ H पॉजिटिव लेते हैं। तो किसी भी एसिड की स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि वो कितने हाइड्रोजन आयन यानी H पॉजिटिव आयन दे रहा है सोल्यूशन में, और किसी भी बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है कि वो कितने OH नेगेटिव दे रहा है, क्योंकि जितने भी बेस होंगे वो आपको OH नेगेटिव आयन देते हैं। करेक्ट। तो अगर सीधे सीधे हम कहें कि किसी भी क्षारक की जो स्ट्रेंथ होगी वो डिपेंड करेगी कितने वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और किसी भी अम्ल की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि वो कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है, और किसी भी क्षारक की स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कि वो कितने OH नेगेटिव आयन दे रहा है। जितने ज़्यादा H पॉजिटिव आयन होंगे उतना ज़्यादा एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन कोई भी बेस देगा यानी क्षारक देगा उतनी ज़्यादा उस बेस की स्ट्रेंथ होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे pH स्केल की। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।